हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि फ्लूइड से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में ज़रूर आती है। तो इस थ्योरम के बारे में बात करने से पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कितने टाइप की एनर्जीज अवेलेबल होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लिक्विड बिना प्रेशर के फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब फ्लोइंग लिक्विड के अंदर प्रेशर एनर्जी जरूर अवेलेबल होगी। और दूसरी, क्योंकि वो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर मोशन होगी और उसके अंदर फिर मोशन की वजह से एक एनर्जी अवेलेबल होगी जिसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी, अगर वो पाइप या वो ट्यूब अर्थ से किसी हाइट h पर रखा हुआ है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। तो तीन तरीके की एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर। तो पहली प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तीसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज को हम यूनिट वॉल्यूम के लिए फाइंड करेंगे। तो जरा देखते हैं। एनर्जी आपको पता है हमेशा वर्क डन के बराबर होती है, तो प्रेशर एनर्जी भी वर्क डन के बराबर होगी। वर्क डन वुड बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हमने एल मान लिया। और फोर्स का फॉर्मूला हो गया प्रेशर के टर्म्स में प्रेशर इनटू एरिया, और ये लेंथ एल है। अब हमको क्योंकि इसको पर यूनिट वॉल्यूम पे फाइंड करना है तो वॉल्यूम से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ, तो ये कैंसिल होके बचा प्रेशर। अब इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो होता है हाफ mv², लेकिन हमें यहाँ यूनिट वॉल्यूम पे फाइंड करना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मास अपॉन वॉल्यूम बन जाता है डेंसिटी, तो ये बन जाएगा हाफ ρv²। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा mgh। अब क्योंकि हमको यूनिट वॉल्यूम पे फाइंड करना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये बन गया ρgh। तो अब हमको ये पता चला कि किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीन तरीके की एनर्जीज पॉसिबल होती हैं। और आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि सभी एनर्जीज का सम जो है किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पे सब फ्लोइंग लिक्विड के लिए तीनों एनर्जीज कौन सी हैं? एक तो है P, और एक तो है हाफ ρv² और एक है ρgh। तो इन तीनों का सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप बर्नौली की बात नहीं भी करो तब भी। तो आप अपने कॉमन सेंस से ही बताइए किसी भी बॉडी की सभी एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है। तो अब यहाँ पे फ्लोइंग लिक्विड भी तो एक बॉडी की तरीके से एक्ट कर रहा है, तो फ्लोइंग लिक्विड की भी सभी एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी सभी एनर्जीज यूनिट वॉल्यूम के लिए हैं क्या? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सभी एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहता है और इसी को कहते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम को इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, व्हेन एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइंड मोशन then sum of its all energies per unit volume remains constant। अब इसकी सभी एनर्जीज होती कौन है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन सभी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमने ये अभी देखा भी था। बर्नौलीज थ्योरम को स्टेट करते टाइम आपको दो तीन टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको जो लिक्विड कहना है या फ्लूइड कहना है वो आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और जब उसके फ्लो की बात करो तो वो फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी जब एनर्जीज़ की बात करोगे तो एनर्जीज़ पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में आपको बात करनी है। ये तीन टेक्निकल पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं व्हाइल स्टेटिंग दिस थ्योरम। तो अब ये थ्योरम हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, व्हेन एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन देन सम ऑफ इट्स ऑल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और सभी एनर्जीज कौन है? ये हम लोग पीछे देख चुके हैं अभी। अब हम लोग इसका प्रूव करने जा रहे हैं और प्रूव भी एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो जरा यहाँ पे आप हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब x और y है जिसके एंड्स अर्थ सरफेस से h1 और h2 हाइट्स पे रखे हुए हैं। इस तरफ का एरिया है A1 और इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। लिक्विड इधर से एंटर करेगा और इधर से निकला चला जाएगा। मान लिया मैंने इधर की पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है और इधर लिक्विड की वेलोसिटी v2 है।
तो यहाँ पे क्योंकि लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा मास अपॉन डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो अब देखना जरा, वर्क डन at the liquid at x end per unit time क्या होगा, W1 इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, तो बन गया फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट V1। और फोर्स का वैल्यू बन जाएगा प्रेशर के टर्म में प्रेशर इनटू एरिया, और वेलोसिटी ये हो गया V1। अब इसी तरीके से वर्क डन बाय द लिक्विड एट y एंड पर यूनिट टाइम। अब लिक्विड क्योंकि वाई एंड पे अपने आप निकला चला जाएगा तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लिक्विड खुद वर्क करेगा। तो उस वर्क डन को हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी W2 वुड बी इक्वल टू माइनस P2A2V2। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना याद रखना है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वाई एंड पे हमको लिक्विड को निकालना नहीं पड़ रहा है, वो खुद निकला चला जाएगा, तो हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि लिक्विड खुद वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमको वर्क करना पड़ रहा था, तो उस वर्क को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और यहाँ पे लिक्विड खुद वर्क कर रहा है, तो इस वर्क को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू P1A1V1 माइनस P2A2V2। अच्छा, A1V1 A2V2 दोनों किसके बराबर थे, रो के बराबर, तो ये बन गया P1 M अपॉन रो, ये बन गया P2 M अपॉन रो कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा, M अपॉन रो कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा P1 माइनस P2 इंटू M अपॉन रो। ये आ गया वर्क डन की वैल्यू W इज इक्वल्स टू। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे नेट चेंज इन एनर्जी। तो नेट चेंज इन एनर्जी वुड बी डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा U यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वुड बी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वाई एंड पे हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर और एक्स एंड पे हाफ mv1 स्क्वायर। तो हम लोगों ने हाफ m कॉमन लिया, ये आ गया हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो mg कॉमन हो जाएगा तो h2 माइनस h1 वुड बी इन ब्रैकेट। तो ये आ गया चेंज इन एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है W इज इक्वल्स टू डेल्टा E। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, W की वैल्यू क्या है P1 माइनस P2 टाइम्स M अपॉन रो, और राइट हैंड साइड में डेल्टा E की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस h1। तो अब देखो जरा, यहाँ से m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा और रो को उधर लिए चले जाए, तो आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो v2 स्क्वायर माइनस रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस h1। अब 1 1 वाले से इधर ले आए, 2 वाले उधर ले जाए, तो यू विल गेट P1 प्लस ये देखिए 1 वाला रो, यहाँ पे हाफ भी होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाफ भी आएगा, तो P1 प्लस आ जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर, और ये रो
H2 इधर, लेकिन माइनस वाला रो जी H1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा रो जी H1, और इधर आ गया P2 इधर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये रो जी H2 इधर ही रह जाएगा तो ये प्लस का ही रहेगा। तो अब देखिए जरा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल प्रेशर एनर्जी लेफ्ट साइड में जो है वही प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड में है। तो इसका मतलब हो गया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया बर्नौलीज थ्योरम। थैंक यू सो मच।